वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद। किसके नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दो सदन। भारतीय संसद में दो सदन हैं। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रतिनिधि जो है डायरेक्ट जनता चुन के भेजती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? संसद का अस्थाई सदन जो है दोस्तों वो है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। रोज लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद में शामिल हैं। जो संसद है वो तीनों को मिलाकर बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति और आपका हो गया राज्यसभा और आपका हो गया लोकसभा। ठीक है, तीनों मिलाकर ये हमारे संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ये है दोस्तों अनुच्छेद आपका 105। आर्टिकल 105 जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ये है दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है जो है वो संसद का अनन्य भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? भारत के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा? तो संसद का जो जिक्र हुआ है दोस्तों ये अनुच्छेद 79 में होगा। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत का एक संसद होगा, इसका उल्लेख किया गया है। अब ध्यान रखेंगे संसद का जो उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 79। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो संसद को भंग कर सकते हैं। संसद को भंग कौन से सभा को किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा को भंग किया जाता है। लोकसभा को भंग किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहते हैं और आपका जो लोकसभा है अस्थाई सदन है, इसको भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता कब प्रतिबंधित है? कैसे प्रतिबंधित है? तो ये प्रतिबंधित है दोस्तों न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के होते हैं, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ही जो सत्र होते हैं ये संसद के सत्र होते हैं।
बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम, क्षेत्रों नहीं, यहाँ सत्रों होगा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है दोस्तों 6 महीने का। संसद के दो सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल दिया जाएगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 6 महीना होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो किस संबंध में होती है? ये होती है दोस्तों साधारण विधेयक। ठीक है, किसके ये होती है? ये। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 दिन। अगर संसद का कोई सदस्य बिना किसी सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 बार। वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का बैठक होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो कथित है इसमें दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला जो कथन है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा जो कथन है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये बिल्कुल सही बात है। जो संसद है उस राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर यह संसद बनेगी। यहाँ जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दो सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन जो विधेयक है उसको संसद के दोनों सत्रों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना बिल्कुल आवश्यक है। ऑप्शन डी यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संसद। संसद जो है वो सांसदों के वेतन का निर्णय करता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो यह है दोस्तों संसद का नियंत्रण है। किसका है? संसद का। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों के हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो संसद जो है अपने क्षेत्र में विकास के लिए कितना खर्च कर सकता है? तो ये 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। कितने? 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? ये करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। किसे? संघीय सरकार। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? ये है दोस्तों 1/10। कम से कम 1/10 सदस्यों की जरूरत होती है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रथम विषय जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति क्या होगा? जब दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति होगी संशोधन प्रस्ताव के संबंध में, तो उस समय क्या परिस्थिति बनेगी? वो होगी प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक किस प्रकार पारित होता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक किस प्रकार पारित होता है? ये पारित होता है दोस्तों दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें के लिए आयोजित की जाती है। किस लिए आयोजित की जाती है? ये किया जाता है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। जब दोनों दोनों सभाओं में राज्यसभा और लोकसभाओं में मतभेद की स्थिति होगी, उस परिस्थिति में संसद की दोनों संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? एक करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आप हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वहीं जब पूछा जाए कि ये संबोधित कौन करता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसे राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र जो बुलाया जाएगा उसमें इसका समाधान किया जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है? ये बुलाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज ये संसद से संबंधित सारे क्वेश्चंस को हमने देखा बारी बारी से। सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसको जरूर लाइक करें। आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और पहली बार आप हमारे क्लासेस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे सारे क्लासेस के अपडेट आपको मिलते रहें और आप हमारे क्लासेस का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।